बट एट द एज ऑफ 7 मैं खेलते खेलते हाई टेंशन वायर 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गया और उससे मेरे दोनों हाथ जो हैं वो जल गए। सारे जो काम है वो आप आपके पैरों से करते हो। सर आप ये कैसे कर लेते हो? आपने कौन सी एज में आकर ये सारी चीजें सीखी? शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल ही आई वुड से मैं बिल्कुल ही निशक्त, जो शब्द है ना कि मैं निशक्त था, गिव अप नहीं किया जैसे बोलते हैं ना कि और मेरी जो मदर है खासकर उनने मुझे बहुत हौसला दिया। हाथ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो पाँव को तो कंट्रोल करना मेरे लिए अगेन वाज बहुत मुश्किल, मतलब आई वुड यूज द वर्ड कि ऐसा लगता था कि ये तो असंभव। आई डोंट से नो विदाउट ट्राइंग। पहले तो कोशिश करिए और पूरी आप बोलते हैं ना शिद्दत से। मन में अपन एक परसेप्शन बना लेते हैं अबाउट थिंग्स विच नॉट नेसेसरली मतलब सच नहीं होता। सर एक सवाल मेरा ये भी था कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे, क्योंकि आप भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है पैरों से गाड़ी चलाने पर। मैं LLB ऑनर्स कर रहा था तो मैंने जो अधिनियम है मोटर व्हीकल एक्ट उसको बहुत गौर से पढ़ा था, तो उसमें कहीं पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था। कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके दोनों हाथ होना ज़रूरी है या आप पैर से नहीं कार चला सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो लॉ जब लिखा गया होगा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बगैर हाथ वाला ही आ जाएगा लाइसेंस मांगने। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ नहीं होते या हाथों की लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत बुलंदी पर नहीं होती, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो कुछ ना हो के भी बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। और आज हम ऐसे ही शख्स से मिलने जा रहे हैं, विक्रम अग्निहोत्री से, जो कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हैं और सबके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन भी देते हैं। और वो बहुत कुछ चीज़ें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से करते हैं। सर बहुत बहुत वेलकम आपका। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप हाथ से तो बहुत लोगों के साथ होते हैं, लेकिन कुछ हाथ से ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर आप हमारे अंदर बैठ जाते हैं। तो जनरली मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था? आप जी नहीं आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। देखिए 7 साल की उम्र तक तो आई हैड अ वेरी आई वुड से जैसे सब बच्चों का बचपन होता है, तो टिल द एज ऑफ 7 तो मेरा भी एक साधारण जीवन ही कहेंगे था। बट एट द एज ऑफ 7 मैं खेलते खेलते हाई टेंशन वायर 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गया था और उससे मेरे दोनों हाथ जो हैं वो जल गए थे। नेचुरली जब क्या होता है कि आपको जब शॉक लगता है करंट से तो बर्न हो जाता है, मतलब तो मेरे दोनों हाथ इंस्टेंटली जल गए थे बिकॉज ऑफ कोर्स 11,000 वोल्ट इज अ लॉट ऑफ करंट। सो देन नेचुरली उनको फिर काटना पड़ा। सो दिस एक्सीडेंट जो है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ये हुआ जब मैं 7 साल का था। तो सर आपको मतलब आपने इस स्टेज को कैसे फेस किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस स्टेज के बाद आपको हिम्मत किसने दी इतनी? ये देखिए ये आई थिंक सारा श्रेय मेरी फैमिली स्पेशली मेरी मदर को जाता है। मतलब मैं आई डोंट थिंक बिल्कुल बोलते ना कोई भी क्रेडिट ले सकता हूँ इस सब का, बिकॉज आप भी सोच सकते हैं कि भाई 7 साल की उम्र में जो बच्चा होता है वो तो उसको तो कोई सूझबूझ ही नहीं होती है उसको। हाँ, और उसको कुछ नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब एक्चुअली हाथ का महत्व भी नहीं पता होता है क्योंकि नेचुरली उसको फ्यूचर में क्या होगा ये सब से वो अनजान है। तो देखा जाए तो जो एक बच्चा होता है वो रिएक्ट करता है अपने पेरेंट्स के रिएक्शन पे, उसका रिएक्शन होता है। तो नेचुरली हमारे जो पेरेंट्स थे उनने कभी पहले तो मुझे महसूस होने ही नहीं दिया कि जैसे बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो गई है। मतलब मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, बिकॉज उनने उसको बहुत बोलते ना अंडर प्ले किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटी सी चीज को हम राई का पहाड़ बनाते हैं, यहाँ उल्टा ही हुआ कि जो पहाड़ था उसको राई बनाने की कोशिश रही। सो एक्चुअली देखा जाए तो जो कुछ भी मैंने अचीव किया है या जो कुछ भी मैं हूँ या मैंने जो बोलते ना कैसे फेस किया है वो सारा का सारा आई थिंक क्रेडिट गोज टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, मतलब फादर मदर, मेरे एक बड़े भाई हैं, उन सब का बहुत अहम रोल था। मतलब हादसे का असर आपके ऊपर नहीं आने दिया? नहीं आने दिया, बिल्कुल नहीं आने दिया। जी सर, मैंने ये भी देखा है कि आप जितनी भी आपकी सारे जो काम है वो आप आपके पैरों से करते हो। सर आप ये कैसे कर लेते हो? आपने कौन सी एज में आकर ये सारी चीजें सीखी हैं? नहीं देखिए बहुत कठिन था, मतलब इट वाज एक्चुअली देखा जाए तो आप जो देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 46 इयर्स का एक्सपीरियंस देख रहे हैं। बट इट वॉजंट द केस, मतलब ये देखा जाए तो शुरुआती तौर पे तो मैं
कुछ भी नहीं कर सकता था। जी। मतलब एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद मैं टोटली डिपेंडेंट था दूसरों पे, जी। चाहे वो नहलाने के लिए, कपड़े पहनना हो, खाना खिलाना हो। तो शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल ही आई वुड से मैं बिल्कुल ही निशक्त, जो शब्द है ना कि मैं निशक्त था, बट यही था कि गिव अप नहीं किया जैसे बोलते हैं ना कि, और मेरी जो मदर है खासकर उनने मुझे बहुत हौसला दिया। और सबसे पहले जो एक्टिविटी मैंने सीखना शुरू किया पैरों से वो है लिखना। बिकॉज नेचुरली हमारे लिए कमिंग फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड, यू नो, एजुकेशन का बहुत महत्व था। सो माय पेरेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि मेरी पढ़ाई सफ़र करे। तो जो सबसे आई वुड से पहली चीज़ मुझे याद है जो मैंने प्रैक्टिस पैरों से करना शुरू किया था वो राइटिंग था। तो मेरी मदर ये जो कर्सिव राइटिंग के बच्चों की किताबें होते हैं जब आप तो अक्षर के ऊपर आपको पेंसिल चलाना पड़ता है, तो वो किताबें वो लेके आई। बट अगेन यू कैन इमेजिन कि हाथ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो पाँव को तो कंट्रोल करना मेरे लिए अगेन वाज बहुत मुश्किल, मतलब आई वुड यूज द वर्ड कि ऐसा लगता था कि ये तो असंभव है। बट यही है कि हमारी मदर बस एक ही चीज़ दोहराती रहती थी कि भाई तुम कोशिश करो, भाई डोंट से नो विदाउट ट्राइंग, पहले तो कोशिश करिए और पूरी आप बोलते हैं ना शिद्दत से, ये नहीं कि बस दिखावे के लिए। तो होता यही था कि आई थिंक आई वुड फेल, मतलब 10 में से 7 बार तो मैं 8 बार फेल ही होता था, बट फाइनली आई स्टार्टेड सक्सीडिंग एंड मेरे को लगा कि हाँ चलो ये संभव है। तो वही है कि अगेन थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि यू शुड कीप अ वेरी पॉजिटिव एक तो माइंडसेट होना चाहिए, और दूसरा थोड़ा आई थिंक पेशेंस कहें या थोड़ा सा यू नो सब्र भी ज़रूरी होता है। बट सर एक ऐसा टाइम आया होगा जब आपको ये सारी चीज़ें चैलेंजेस लग रही होगी, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, तो ऐसा कोई किस्सा है आपके पास जो आप हमें बता सकें कि ऐसा कुछ हुआ हो आप कि आपने उस वक्त? देखिए सबसे जो बड़ा आई वुड से चैलेंज वाज एक्सेप्टिंग, पहली बात तो कि भाई आप लोगों से अलग हैं। हाँ। बिकॉज नेचुरली जब मैं कहीं भी जाता था तो सब मुझे घूरते थे, स्टेयर करते थे। कई लोग आके मेरे पेरेंट्स से बोलते ना सहानुभूति के तौर पे या जो भी क्यूरियोसिटी का है वो पूछने लगते थे, और हमारे पेरेंट्स कई बार मेरे फादर नाराज़ भी हो जाते थे कि भाई क्यों आप यू नो पूछ रहे हैं। तो मैं सहम जाता था। सो एक्सेप्टिंग यू नो जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज बहुत मुश्किल था। बिकॉज एक मन में आपके एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि मैं सबसे अलग हूँ या सब मुझे घूर रहे हैं, तो नेचुरली दैट यूज्ड टू मेक मी नर्वस। तो वो सबसे बड़ा आई वुड से चैलेंज था जिसको ओवरकम करना सबसे इम्पॉर्टेंट भी था। बिकॉज जब तक देखिए जब तक आप अपने खुद से कंफर्टेबल नहीं है ना बिल्कुल तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, बिल्कुल, यू नो, बिकॉज यू आर कॉन्शियस। सो बेसिकली उसको ओवरकम करने के लिए यू कैन से मेरे पेरेंट्स ने ना एज अ डिस्ट्रैक्शन कहो या एक प्रकार की रिहैबिलिटेशन ही था वो, उनने मुझे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एनकरेज किया। जैसे मैंने स्विमिंग सीखना शुरू कर, मतलब मेरे मतलब जब हाथ थे तब तो मैंने कभी स्विमिंग की नहीं, और जब हाथ नहीं थे तो सडनली ये डिसाइड हुआ कि मेरे बड़े भाई स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, तो मुझे भी बोला गया कि तुमको सीखना है क्या। तो जैसे छोटे भाई होते हैं ना कि बड़े भाई को जो भी मिल रहा है मतलब बेहतर होगा, अच्छा ही होगा। सो नेचुरली मैंने भी फिर बोला कि मैं भी सीखूंगा, तो मैंने स्विमिंग सीखी। फिर क्या था, नीचे सोसाइटी में जैसे बच्चे खेलते रहते थे, मैं उनको देखता रहता था, एंड मेरे को थोड़ा सा पहले तो लगता था यार कि मैं मतलब हेजिटेट करता था कि यार मैं जाऊंगा तो मना कर देंगे या मजाक करेंगे या फिर हो सकता है मुझे चोट भी लग सकती है। तो वहाँ अगेन मेरी मदर जो थी उनने धक्का दिया, लिटरली पुश किया कि नहीं तुम जाओ। बिकॉज क्या होता है कई बार हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हाँ, ये नहीं कर सकते, या यहाँ जाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, या ये मतलब यू नो एक मन में अपन एक परसेप्शन बना लेते हैं अबाउट थिंग्स विच नॉट नेसेसरली मतलब सच नहीं होता है। तो बेस्ट वे इज कि आप उसको फेस करो और आगे बढ़ो, तो दो ही चीजें हो सकती है। सर आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? देखिए मेरी एजुकेशन बहुत अलग अलग मतलब आई वाज अगेन वेरी लकी आई वुड से। मैं पहली बात तो मैं अपने आप को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा मतलब बोलते हैं ना मेरे को कोई रिग्रेट या कोई ऐसी मतलब वो नहीं है। तो मेरा एजुकेशन पहली बात तो हर एक साधारण मतलब कोई स्पेशल स्कूल में नहीं गया हूँ मैं। और मेरे पेरेंट्स का ये बोलते ना एक उनने वो
क्या बोले, एक उनने ठान ली थी कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरे बड़े भाई जहाँ पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में हैं वहीं जाऊंगा। बिकॉज अगेन क्या होता है, जब आप एक कोई स्पेशल स्कूल में जाएंगे तो आपको फिर स्पेशल लगेगा, फिर अगेन यू विल, आपके मन में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बिकॉज आपके आसपास जो सराउंडिंग है, देखिए क्या सराउंडिंग का बोलते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है। तो इफ यू आर अमंग्स रेगुलर पीपल, जैसे अगर आप नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, सब नॉर्मल बच्चे हैं आपके आसपास, तो आपको खुद भी ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है। और स्पेशल स्कूल में तो उसका उल्टा ही होता है। सो नेचुरली मुझे बहुत सारे स्कूल्स ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। उस समय इंक्लूसिव एजुकेशन भी इतना मतलब बोलते ना ऑफिशियल नहीं था, मतलब अब तो क्या है कंपलसरी हो गया है, पर उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट 1977-78, तो उस समय मुझे बहुत सारे स्कूल ने रिजेक्ट किया, बट फाइनली मुझे एक स्कूल ने एडमिशन दे दिया। सो वहाँ से बोलते ना फिर वो शुरुआत होगी, और उसके बाद से आप बोलते ना मुड़ के कभी नहीं देखा, बिकॉज आई हैव डन माय 12th एक अमेरिकन स्कूल से किया, विदेश से। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया है, फिर मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, फिर आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। वो भी आपने अमेरिका से किया? नहीं, फिर वो मैंने आके इनफैक्ट मैंने इंदौर से ही किया है। इनफैक्ट मैंने यहीं से अपने इंदौर से बीकॉम एंड मास्टर्स किया था। फिर ऐसी आउट ऑफ शौक कहिए, मतलब यू नो आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट 23 ईयर्स, 23 साल के गैप के बाद मैंने LLB ऑनर्स किया अभी रिसेंटली। ग्रेट। एंड प्रेजेंटली मैं एक PhD पे वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई हमें खुद को थोड़ा अपग्रेड भी करते रहना चाहिए और अपडेटेड भी रहना चाहिए, और अपने आप को किसी लोगों सोचना है कि भाई पढ़ाई मतलब बचपन में ही होती है, बट आई फील कि भाई यू नो these things keep us on our toes। एक तो अपने को एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन ऐसी चीज़ है या नॉलेज ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई उम्र ही नहीं है। एंड एक्चुअली इफ यू वांट टू कीप यंग, तो आप कुछ सीखते रहो। जब तक आप सीख रहे हो तब तक आप यंग हैं। सर बेसिकली मेडिकल फील्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी आर्टिफिशियल हैंड्स लगवा लूँ? नहीं, मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिफिशियल हैंड्स थे। इनफैक्ट हम यूरोप जो 6 साल रहे, वॉज बेसिकली फॉर माई ट्रीटमेंट के हिसाब से ही गए थे। बट अनलाइक लेग्स, पैर जैसे बोलते हैं ना, उसका क्योंकि वर्किंग बहुत लिमिटेड ही है, भाई सिर्फ वॉक करना है या खड़ा, वैसे वो नहीं कर सकते, बिकॉज हैंड के जो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं एंड बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जैसे अगर सिर्फ आपकी लेट से कलाई के नीचे का हाथ नहीं है, सिर्फ पंजा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें संभव है। फिर अगर आपकी कोहनी है तो भी बहुत बड़ी बात है। आपका कंधा कितना बड़ा है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हैंड इज टू कॉम्प्लिकेटेड। और अभी अच्छा बेस्ट पार्ट क्या ये, या उसको कहिए, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी आपका ब्रेन डायरेक्टली आपके हाथ को सिग्नल जा रहा है, तो आप मल्टीपल मूवमेंट कर सकते हैं। हमने अगर हाथ में सारे फीचर्स डाल भी दिए, उसका ट्रिगर कहाँ से आएगा? भाई हाउ डू आई गिव द कमांड कि भाई ये करना है। सो बेसिकली अच्छा मेरे जैसे व्यक्ति, मैं तो एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है। जैसे हैंड ट्रांसप्लांट भी हो रहा है आजकल। आई डोंट नो आपको लेटेस्ट खबर ही मिली कि नहीं, कि आजकल किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई आकस्मिक, तो उसका हाथ दूसरे को लगा देते हैं। पर अगेन उसमें वही होता है कि सिर्फ अगर पंजा है तो उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है, या बिलो एल्बो है तो भी उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। अब मेरे केस में बिकॉज पूरा ऊपर से लेके ऑलमोस्ट मेरे दोनों कंधे हैं, पर वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो पूरा हाथ है पहली बात तो। एंड सेकेंडली जो आपकी बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी फॉरेन अगर अगर पार्ट हो, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ती है कि फिर आपको तो एक सर्दी से भी आपकी डेथ हो सकती है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। एंड देन लास्टली, जैसे मैंने अभी जो मैंने जब कोशिश करी थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बल्कि बोला कि यार तुम सब काम तो कर सकते हो, तो तुम्हें जरूरत क्या है कि तुम इतना रिस्क या जोखिम उठाओ। सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई आपकी कितनी डेस्परेशन है या आपकी उम्र क्या है। लॉट ऑफ फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। सो अनफॉर्चुनेटली अभी इतना एडवांसमेंट भी नहीं हुआ है हाथों में।
that they can totally replace. So मुझे and again मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, और मैं कई बार सोचता हूँ अगर हाथ मिल भी जाएंगे तो मैं करूँगा क्या उससे। ये सारे काम तो हाँ, तो सारे पैरों से मैं कर ही करते रहा हूँ। So मतलब I have really no need for hands. ओके सर, बेसिक आपने ये सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन बेसिकली आपका जो बिजनेस का प्रोफेशन है वो क्या है? वेल देखा जाए तो मैंने शुरुआत एलपीजी से की थी। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एलपीजी का। तो एट द एज ऑफ 23 मतलब 23 साल की उम्र से मैं पहले तो एजेंसी चला रहा हूँ। उसके बाद मैंने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेरी स्टिचिंग यूनिट भी थी। आई वाज इनटू स्टील। तो मैंने बहुत अलग अलग व्यवसाय किए हैं। बट प्रेजेंटली अगर बात करें तो मैं अब बहुत सारी सोशल युकित से एक्टिविटीज़ में एंगेज हूँ। मेरी खुद की एक संस्था है, एक सोसाइटी, एक एनजीओ है, और हमारा एक ब्रांड है, उसका नाम है विल, WIL, विच स्टैंड्स फॉर विनर्स इन लाइफ। सो हम लोग अब यू कैन से मोटिवेशनल फील्ड में काफ़ी एक्टिव है, और मैं अब तक अपना ज़्यादातर समय अब उसी में स्पेंड करता हूँ। मैं बहुत सारी कमिटीज़ का भी मेंबर हूँ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूँ, मैं बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल कमिटीज़ का भी सदस्य हूँ, सक्षम करके एक संस्था है उसका भी मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ। सो मैं आई थिंक आई रियलाइज कि मेरी कॉलिंग जैसे बोलते हैं ना कि मुझे इसी काम के लिए बनाया गया है। ओके तो सर आप मैंने सुना है कि आप अच्छे स्विमर भी हैं, फुटबॉलर भी हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सर आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? ये देखिए, मेरा तो सबसे जो बेसिक तरीका है वो मैं अपने खुद के जो बोलते हैं ना, मैं लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब मैं इस कंडीशन में विदाउट हैंड्स, जब मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो भाई आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मतलब बेसिकली आपके पास सब कुछ है। मतलब अगर वैसे कंपेयर करें तो सब कुछ है आपके पास, बस एक राइट एटीट्यूड की ज़रूरत है, और एक बोलते ना एक सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। बट अदरवाइज तो मैं लोगों को मजबूर करता हूँ ये सोचने में कि भाई हम क्यों नहीं खुश रह सकते हैं लाइफ में, या हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर ये कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ आपने खो दी तो आप उसको लेके बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रिसाइसली, मतलब देखिए ऐसा है कि जो हुआ मतलब वो तो अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे आपने कहा था कि भाई आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। एंड जब आप आपका जब नज़रिया जो है आप पॉजिटिव चीज़ों पे जब रखते हैं तो नेचुरली सब चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे, क्योंकि आप भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है पेरू से गाड़ी चलाने पर, कैसे प्राप्त किया आपने? अच्छा, देखा जाए तो वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी था और बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसको बगैर हाथ के गाड़ी चलाना। मतलब एक्चुअली सोच के ही कई बार लगता है कि ये तो असंभव है या फिर बहुत रिस्की होगा। तो ये चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ा नेचुरली, बिकॉज ये सबके दिमाग में ये बात आती थी जैसे उनको पता चलता था या जैसे मैंने उनको अप्रोच किया। बट मैंने उस दौरान मैं LLB ऑनर्स कर रहा था, तो मैंने जो अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको बहुत गौर से पढ़ा था। तो उसमें कहीं पे भी ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, कहीं ये नहीं लिखा है कि आपके दोनों हाथ होना ज़रूरी है या आप पैर से नहीं कार चला सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट देयर इज़ अ कैटेगरी, एक स्पेशल कैटेगरी है, उस समय उसको इनवैलिड कैरेज कहते थे, इनवैलिड कैरेज। अभी उसको थोड़ा उसका संशोधन किया है और उसको अडेप्टेड व्हीकल कैटेगरी कहते हैं। सो बेसिकली लॉ में प्रोविजन दिया था, ऑब्वियसली नॉट, उनने कभी ये मतलब लॉ जब लिखा गया होगा उनने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बगैर हाथ वाला ही आ जाएगा लाइसेंस मांगने। तो बट एट द सेम टाइम देयर वाज नो डिस्क्वालिफिकेशन। तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली कि भाई चलो एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है, और सिंपली जो अथॉरिटीज हैं उन पे छोड़ दिया है। और एक ड्राइविंग जो टेस्ट है वो आधार था कि भाई जो भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर दे, चाहे वो कैसे भी चलाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बिल्कुल नियम कायदे के हिसाब से अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली गेव मी द कॉन्फिडेंस
कि भाई लीगली आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं तो तैयार था कि अगर होगा तो मैं मतलब ये लड़ाई जो है मैं लड़ता अंत तक लड़ूंगा, मतलब यू नो बेसिकली मैंने बहुत मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड किया था कि भाई इतने महीने या इतनी जल्दी, और बट देन टू माय आई वुड से सरप्राइज, या मतलब कहें कि मुझे 15 महीने में लाइसेंस इशू हो गया। एंड अगेन उसका सबसे बड़ा आधार ये था कि मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी। हाँ सी देखिए क्या होता है कि हम सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं दिव्यांग हूँ और मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए या मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये आई थिंक गलत वो है रीज़न। बेसिकली आपको अपने आप को साबित करना चाहिए और उसके लिए नेचुरली आपको मौका मिलना चाहिए। भाई अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप साबित कैसे करेंगे? सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी गिव पीपल अ चांस टू प्रूव। तो मैं यही मांग रहा था कि भाई आप मुझे मौका दीजिए, मैं अगर फेल होऊंगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा फेलियर है। बट आप सिर्फ देख के मुझे बाहर से मेरे अपीयरेंस के बेसिस पे अगर मुझे रिजेक्ट करेंगे तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। सो एनी हाउ एज आई सेड इट वाज अ बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड था मेरी लाइफ का, एंड टू गेट द लाइसेंस ऑफ कोर्स was the cherry on the cake, मतलब वो मतलब आपकी लड़ाई सफल हुई है। जी बिल्कुल हुई, और मेरे लिए नहीं सिर्फ, जो तमाम आई वुड से सैकड़ों दिव्यांग हैं जो जिनको लाइसेंस चाहिए था और लाइसेंस नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ी तो आई थिंक जीत वो हुई है कि अब जितने भी दिव्यांग हैं उन सबको अब लाइसेंसेस मिलने का जो बोलते हैं ना कि दौर, जो दरवाजा है वो खुल गया है। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने करीब ऑलमोस्ट देयर आर 20 ऐसे लोग हैं और पूरे कंट्री वाइड जिनको मैंने लाइसेंस दिलवाया है। सो दैट आई फील सबसे बड़ा मेरा जो अचीवमेंट है वो आई थिंक वो ही है कि मैं दूसरों के काम आया। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहेगा आपसे, आपने एक बुक लिखी है लुक मा नो हैंड्स, ये आप किसको डेडिकेट करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बुक एक्चुअली इज डेडिकेटेड टू माय लेट मदर। मेरी मदर का आकस्मिक निधन हो गया था 2019 में, एंड वो मेरी यू कैन से बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, या शी वाज माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा था, तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि उनकी मेमोरी में जो बोलते ना तमाम बच्चों को या दूसरों को भी प्रेरणा दे। सो बेसिकली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं व्हाई डोंट आई राइट अ चिल्ड्रंस बुक जिसको पढ़ के बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी। मतलब जो मैं काम मेरी मदर ने किया मेरे लिए एट द एज ऑफ 7, आई एम होपिंग कि मेरी किताब जो बच्चे पढ़ेंगे उनको भी वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी कहेंगे भाई कि हाथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, यस क्या हुआ उससे कोई फर्क, यस यस यस। ओके सर, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईयर आपकी मैरिज हुई है। दैट्स राइट। तो वो आपकी कैसी चल रही है? नहीं देखिए, आई थिंक जैसे मैंने कहा ना कि आई एम अ वेरी लकी पर्सन, तो आई थिंक बीइंग मैरिड टू प्राची नाम है उनका, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट है और उनकी खुद की प्रैक्टिस है दिशा मेंटल हेल्थ के नाम से। एंड सो आई फील दैट आई एम वेरी लकी टू बी मैरिड टू प्राची, एंड I have a lot of respect and admiration. मतलब मेरे ऐसे भी आई थिंक लेडीज के लिए मेरे प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है, बट इन स्पाइट ऑफ हर शुड आई कॉल इट अ चैलेंज, मतलब मैं उसको चैलेंज बोलूँ कि इन स्पाइट ऑफ जो भी उन्हें भी फेस किया है, आई थिंक हैज़ मेड हर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंडिपेंडेंट है वो। एंड आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हम मतलब जैसे होना चाहिए कि एक हस्बैंड वाइफ जो है वो एक बोलते ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करें इमोशनली, मतलब साइकोलॉजिकली। सो आई थिंक दैट वेज वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ओके, मतलब आपकी वो हर चीज में हेल्प करती है जैसा आप। हाँ, हेल्प पता देखिए क्या होता है, देखिए मुझे वैसे मतलब तो कोई जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से वो आपकी हेल्प करती हैं। नहीं देखिए, शी इज इमोशनली यू कैन से आई एम डिपेंडेंट, यू कैन से दैट, यू नो, बिकॉज बट क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं सब कर ही रहा हूँ। भाई सुबह उठ के मुझे अगर ब्रश करना है, दाढ़ी बनाना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, खाना खाना है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, एंड सिमिलरली ना उनको मेरी मदद की कोई ज़रूरत है। बट जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक डिपेंडेंसी होती है, भाई एक कपल के बीच में जो होनी चाहिए वो बिल्कुल हमारे बीच में है। एंड आई थिंक शी इज़ अ बिग आई वुड से मोटिवेटर कहिए मेरे लिए, या शी समबडी जो
मुझे पुश करती रहती हैं टू अचीव मोर, एंड so I think I depend on her for the emotional support and of course for the encouragement and जो एक बोलते हैं ना कि एक companionship. हम लोग को जैसे we enjoy traveling, हम लोग दोनों को घूमने का बहुत शौक है, मूवीज जाने का शौक है, बाहर खाने खाने का, तो so she's my, you can say she's my companion. शादी के बाद एक व्यक्ति को यही चाहिए होता है कि हम बहुत खुश रहें, हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव हो, हर चीज में हमारा सपोर्ट। वही है कि अगेन जैसे मुझे अगर कुछ परेशान कर रहा है तो आई कैन स्पीक टू हर, एंड मैं उनसे उनकी सलाह भी मांगता हूँ। भाई मेरा मानना है कि भाई अगेन हस्बैंड वाइफ में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वी आर इक्वल्स। सो बेसिकली हमारी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, if I may say so. रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड so basically touchwood I think we have हमारा फाउंडेशन is based on that, so I'm really looking forward to the future. ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आपके जो वर्क से मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी हादसे में आपके शरीर का अंग चला जाता है तो आप हताश नहीं हुई हैं, आप सर से इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़िए। लगातार अपडेट के लिए बने रहेगा समय नाउ के साथ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।